चलिए, फिज़िकल साइंस का एग्ज़ाम ख़त्म, पेपर बहुत इजी आ गया। अब लाइफ साइंस का पेपर को करने से पहले और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले तुम लोग ना एक तो बात सुनो। ये बात नहीं सुनोगे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, वीडियो से। तो पहले बात सुनो, उसके बाद फिर हम जो चीज़ यहाँ पे क्वेश्चन को कैसे करना है वो बताएंगे। तो स्टार्टिंग की बात पूरा अच्छे से सुन लेना आप लोग। चलिए सुनो। पहली बात कि आपको, एक सेकंड रुकिएगा। सबसे पहली बात, ब्रश को ऑन, चलो ब्रश ऑन किया, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात करना क्या है, जिस तरह से अभी हम वीडियो में किसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसी तरीके से जिस तरह से अभी हम इस क्वेश्चंस को बताएंगे, वैसे ही आपको अपने सामने पेपर रखना है 2017, उसको सामने रखना है। और जैसे जिस तरह से हम इस वीडियो में इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, वैसे आप पहले 2017 को, इसका कंप्लीट करने के बाद 2017 को करना, देन 18, देन 19, आप जितना कर सकते हो करते चले जाना। एक बात तो ये हो गया। दूसरी बात आपको बता दे, दूसरा जो आपको करना है, 2023 में मैंने बहुत सारे MCQs वगैरह क्वेश्चंस वगैरह लाइफ साइंस में बताए थे। बहुत अच्छा है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए। अगर अब प्रीवियस ईयर हो जाए और सुकून ना मिले कि नहीं मुझे और प्रैक्टिस करना है, तो वहाँ पे आपको वीडियो के लिंक में एक, वीडियो के लिंक बोल रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखना, जाके वहाँ वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वो वीडियो भी जाके देख लेना। अब जिस तरह से समझाएं उस तरह से पूरी बात पहले सुनना, ये मत, और हाँ, ये मत बोलना कि सर ये वाला सवाल जो था ना, ये जो सवाल आप दिखा रहे हैं ना, ये वाला ना एग्ज़ाम में नहीं आया था सर। अरे भाई, जो बात बोल रहे हो वो सुनो, ये जो सवाल दिखा रहे ये थोड़ी सेम टू सेम आ जाएगा। अभी जो हम समझा रहे सिर्फ उस बात को सुनो और फिर आगे वीडियो को आप अपना आगे कंप्लीट करो, ठीक है। अब देखो, जो हम समझा रहे हैं अच्छे से समझना। जैसे मिसाल के तौर पे हम कोई भी एक सवाल, ये देखो सवाल आपके हर लैंग्वेज में, पहले ही चेक कर लो। इंग्लिश में है, हिंदी में है, और यहाँ पे अपना लैंग्वेज में है, ठीक है। कोई भी हम क्वेश्चन यहाँ से उठा रहे, इससे कोई भी एक क्वेश्चन हम यहाँ पे निकाल के अगर रख रहे, उससे हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखो, हम सब क्वेश्चन दिखाएं अभी, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग अपना क्वेश्चन देख सकते हो, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, तो कोई भी क्वेश्चन देख सकते हो। चले हम यहाँ पे एक सवाल उठाते हैं आप लोग को और बताते कि कंप्लीट कैसे करना है। तो पहले हम यहाँ पे अपने आप को साइड कर लेते हैं, ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपने आप को काट ही लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे पूछा है कि एक फ्लावर के लिए, एक फूल के लिए, कोई ना हिंदी वाले बच्चे भी कंफ्यूज होंगे तो उनके लिए भी हम कर देते हैं इसे, रुक जाना, ठीक है। सामने यहाँ पे हम रख दिए। अब कोई बच्चा मुझसे कहेगा कि सर इसको कैसे करना है, तो कोई बच्चा सिर्फ अगर ऐसा किया कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर लर्न कर लिया, जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मुझसे पूछ लिया, तो उसका आंसर हम आपको बता देंगे, ऑप्शन बी है। बट इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और सिर्फ यही कर रहे तो फिर से बेवकूफ़ी कर रहे हो। सबसे बेहतरीन चीज़ आपको क्या करना है, जैसे सेम इस PDF में हम समझाएंगे, वैसे प्रीवियस ईयर 2017, 18, 19, 20, 22, 23, 24 को आपको करना है, 17 से लेके 24। अब सुनो क्या करना है। आपने जैसे ही देखा यहाँ के पूछा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, या हिंदी में लिखा हुआ होगा रिप्रोडक्टिव कहीं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट एक फूल के लिए वो कौन सा होता है, थैलेमस होता है, सेपल्स होता है, पेटल्स होता है, या एंडोशियम गैनोशियम। तो एक तो बात सुनो बाबू, इससे तुमको एक तो टॉपिक मिला कि फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। किसके बारे में, फ्लावर, क्योंकि तुमसे एक फ्लावर का एक पार्ट पूछा। तो जब तुम लाइफ साइंस, इससे तुमको एक चैप्टर जो है लाइफ साइंस का वो है 2C जब चैप्टर में जाओगे तो वहाँ पे पहले ही पेज में फ्लावर के पार्ट्स दिए हुए हैं। तो तुमको इस सवाल से एक चीज़ क्लियर हो गया कि तुमको फ्लावर के पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन आया, तो तुम फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पढ़ लो, ठीक है। एक चीज़ ये क्लियर हो, तो एक सवाल तुम्हें एक ज़बरदस्त टॉपिक दे के चला गया, और इस टॉपिक को आपको बेहतरीन तरह से कंप्लीट करना है। एक बात क्लियर हो गई यहाँ पे। सेम इसी तरीक़ा से मान लो जब इसी चैप्टर का, ठीक है, इसी 2C चैप्टर का इस तरह से जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करते जाओगे, और कुल मिला के आपके सामने तुम 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, और उस 10 क्वेश्चन से तुम 10 टॉपिक जब पढ़ लोगे ना, और उस 10 टॉपिक से ना जाने तुम कितनी चीज़ें पढ़ के बैठ जाओगे, और उसके बाद जब तुम 2026 के पेपर में बैठोगे और कहीं से भी 2C का उस टॉपिक से क्वेश्चन उठा के आया, तो फिर तो हवा में उड़ा के रख दोगे। और ये देखना, फिजिकल साइंस के पेपर में जिन बच्चों ने मेरी बात को सुना है डिटेल से और अच्छे से, जो पूरे पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो काम आसान हो गया है, ठीक है। और एक बात यहाँ पे मैप के लिए जो बता दें, अच्छा यहाँ पे हम रुक के पहले पे मैप पॉइंटिंग के बारे में बता दें कि इस ईयर जो है
मैप पॉइंटिंग क्या है, मैप पॉइंटिंग बार बार हम कह रहे हैं, जो डायग्राम आने वाला है, सॉरी मैप पॉइंटिंग इसमें नहीं आता है, इसमें आता है लाइफ साइंस में डायग्राम। तो बाबू लास्ट ईयर आप लोगों का आ गया था, तो इस साल आप न्यूरॉन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्रोमोज़ोम जो आया था आप अपना पेपर में देखना 2017 से 24 में, वहाँ पे क्रोमोज़ोम आया था। और एक आता है माइटोसिस, है ना, माइटोसिस, उसके फेजेस के बारे में आता है, जैसे प्रोफेज, ठीक है, प्लांट का या एनिमल का, फिर आपका मीटाफेज, फिर आपका एनाफेज, फिर आपका टेलोफेज। बाबू ये सब, ये जो 4 फेज है ना, इनका डायग्राम नहीं भी करोगे हो जाएगा, बट कर लेना। माइटोसिस का एना, ये जो फेजेस होते हैं इनका डायग्राम, और जो न्यूरॉन है और जो मैंने आप लोग को अभी बताया वो क्रोमोसोम का, इतना कर लो। लाइफ साइंस का 5 मार्क्स डायग्राम में पक्का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, चलो अब इसी तरीके से हम एक सवाल ये उठाते हैं। चलिए इधर आइए सर, इसके बारे में बताइए। देखो यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि बोल रहा है इसमें से कौन जो है डीएनए का पार्ट नहीं है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट नहीं है, मतलब समझ लो कि डीएनए का पार्ट नहीं है। अब जो बच्चा, ध्यान से सुनना, जो बच्चा इसका आंसर चाहता है तो बाबू इसका आंसर तो यूरासिल हो जाएगा, ठीक है। यूरासिल होता असल में डीएनए में वो आरएनए का पार्ट है, ये यूरासिल जो है ना, याद रखिए यूरासिल आरएनए का पार्ट है। तो तुमको इससे टॉपिक क्या मिला, इससे तुमको टॉपिक ये मिल गया कि जो डीएनए के पार्ट्स है तुमको उसके बारे में जानना होगा, डीएनए के पार्ट्स। और डीएनए का पार्ट तुमको कहाँ मिलेगा, चैप्टर 2A में मिलेगा। और सिर्फ डीएनए के पार्ट नहीं, तुमको डीएनए के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया कि डीएनए के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उससे सवाल आता है। समझ में आई मेरी बात। चलो जैसे एक इसको ले लो, जैसे इसको उठा के ले लो, 1.6 का ले लो। चलो 1.6 में अगर आप गौर से देखोगे तो बोला कौन सा पेयर करेक्ट है बडिंग के साथ रीजनरेशन, कौन सा इसका करेक्ट है। तो कोई पूछेगा अगर इसका सर हमको सिर्फ एक करेक्ट आंसर बता दीजिए, तो बाबू इसका आंसर होगा फ्रैगमेंटेशन, जो स्पायरोगैरा में देखने को मिलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये देखने को मिलेगा। तो इससे तुमको समझ में क्या, इससे टॉपिक क्या मिला तुमको पढ़ने का, इससे टॉपिक तुमको पढ़ने का ये मिला कि ये जो बडिंग में प्लानेरिया होता है, ये असल में बता दें ये लाइफ साइंस का चैप्टर 2B का सवाल है, जिसमें आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स जो दिए होते हैं, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस किस तरह का पार्ट होता है, जैसे बाइनरी फिजन क्या है, मल्टीपल फिजन क्या है, बडिंग क्या है, फ्रैगमेंटेशन क्या है, ठीक है, रीजनरेशन क्या है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो हम यहाँ पे आप लोग को ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आंसर तो सिर्फ अगर कोई आंसर बोलेगा तो क्या है, वो तो ऑप्शन नंबर 4 है। बट इससे तुमको टॉपिक ये मिल गया कि तुमको पढ़ना क्या है बाबू, तुमको पढ़ना है लाइफ साइंस का चैप्टर 2B का जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जितने भी टाइप्स दिए हुए हैं उन टाइप्स के बारे में पढ़ना, और वो किस जानवर में देखने को मिलता है, किस प्लांट में देखने को मिलता है, उसका एग्जाम्पल भी पढ़ना है। वही तो सवाल उठा है, फ्रैगमेंटेशन असल में स्पायरोगारा में देखने को मिलता है, बडिंग प्लानेरिया में नहीं होता है। ये याद रखना, ये प्लानेरिया जो है रीजनरेशन का पार्ट है, ठीक है, याद रखना ये प्लानेरिया किसका पार्ट है, रीजनरेशन का है। हाइड्रा में बडिंग होता है। तो जब आप पढ़ोगे तब ना आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। तो अब ज़रूरी थोड़ी यही सेम सवाल आपको उठा के दे दे। तो इसलिए बराए मेहरबानी प्लीज़ मेरा बात को पूरा सुनना, अपनी मर्जी से मत बक देना ये सर ये एकदम सेम सवाल ना लिखा हुआ पेपर में नहीं आया था, बेवकूफ़ी वाली बात मत करिएगा बराए मेहरबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ से आ जाओ सर, इसका आंसर क्या है, तो ह्यूमन फीमेल का सबको ही पता होना चाहिए ये। वैसे आंसर अगर हमसे पूछोगे तो आंसर हो जाएगा आपका 44 ऑटोसोम और 1 से ये होगा। तो इससे ये समझ में आया कि जब ह्यूमन फीमेल पूछता है तो ह्यूमन मेल भी पूछ सकता है। ह्यूमन मेल का असल में यहाँ दिया हुआ है, ये असल में मेल का होता है। ये क्या है सर, ये क्रोमोसोमल सेट है। अब ये क्रोमोसोमल सेट है जो ह्यूमन फीमेल के लिए होता है। अब आप इससे रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है तो आप चले जाइएगा आपका हेरिडिटी वाले चैप्टर में, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इससे आपको चैप्टर 3 का हेरिडिटी पढ़ने को मिल गया। जैसे कि यहाँ पे पूछा है इनमें से कौन सा जो है पी प्लांट का रेसेसिव कैरेक्टर है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, देख लेना हिंदी में क्या बोला जाता है। तो सबको पता है कि रेसेसिव कैरेक्टर, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई पूछेगा आंसर तो येलो पॉट जो उसका रेसेसिव कैरेक्टर होता है। जैसे ये रेसेसिव कैरेक्टर है तो इतना बात क्लियर होगी कि मुझे पी प्लांट पढ़ना। अच्छा ये है कहाँ, चैप्टर 3 में। तो इतनी बात क्लियर होगी, पी प्लांट के मुझे जितने भी 7 कैरेक्टर को लेके बात होती है, याद रखना 7 कैरेक्टर तुम्हारे सिलेबस में है, 7 कैरेक्टर का हमको डोमिनेंट जानना है। जैसे रेसेसिव पूछा तो जो बच्चा चैप्टर पढ़ा उसको पता है रेसेसिव और डोमिनेंट 2 चीज़ होता है, एक डोमिनेंट होता है और एक रेसेसिव होता है।
तो कौन रिसेसिव है कौन डोमिनेंट है, हमेशा दो चीज़ दिया रहता है। जैसे अगर हम हाइट के बारे में बात कर ले, अगर हम किसके बारे में बात कर ले, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हाइट के लिए, अगर हाइट के लिए बात करो तो एक होता है लंबा टॉल और एक होता है बौना डॉफ। तो टॉल के लिए याद रखना डोमिनेंट होता है प्लांट का पौधा, डॉफ जो उसका रेसेसिव होता है। तो ऐसे टोटल 7 कैरेक्टर है, हाइट जैसा 7 कैरेक्टर है। तो जब उस चैप्टर में जाओगे तो तुमको एक चीज़ समझ में आ गया कि जब सवाल एक इससे आ सकता है तो बाकी उससे भी आ सकता है, तो आपको एक और टॉपिक मिल गया पढ़ने को। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और बात देखने को मिला, थैलासीमिया डिजीज़, ये आपका चैप्टर 3B में मिलता है। 3 बीमारी दिया हुआ है, थैलासीमिया, हेमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। तो अब आप बोलिएगा सर इसको कैसे हमको फ़ायदा मिला। अगर कोई पूछेगा कि इसका आंसर क्या है, अगर सिर्फ इसको आंसर याद करना है तो बाबू याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सेक्स लिंक डिजीज़। तो साल में ये है कि ये थैलासीमिया जो है सेक्स लिंक डिजीज़ नहीं है ये, ठीक है। अब ये सेक्स लिंक डिजीज़ क्या होता है, ऑटोसोमल डिजीज़ क्या होता है, तो जो 3B में जाओगे और तुमको टॉपिक पता चल गया कि मुझे थैलेसीमिया पढ़ना है, तो उसी वक्त तुम थैलेसीमिया के बारे में जो भी होगा वो तुम डिटेल में पढ़ लोगे। उसके बाद थैलेसीमिया के अलावा वहाँ कलर ब्लाइंडनेस है, उसको भी डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद कलर ब्लाइंडनेस है, उसको भी डिटेल में पढ़ोगे। रीज़न ये है कि जब तुम देख लिए हो कि एक बीमारी से सवाल आ सकता है तो भाई बाकी 2 बीमारी से सवाल नहीं आ सकता है, और एक बीमारी से कि यही सेम सवाल आएगा तो उस बीमारी से कोई और सवाल नहीं आ सकता। हिस्ट्री ज्योग्राफी थोड़ी हो जाए सेम चिपका देगा, पूरा बात को ध्यान से सुनेगा, बकवास मत करिएगा कि ये सेम सवाल लिखा हुआ काहे नहीं आ रहा है मेरे पेपर। ये छोटा बच्चा लोग गधा जैसा बात करता है, ठीक है। टॉपिक समझो अच्छा से जो हम कह रहे हैं। इसी तरीके से आप जिस भी तरह का देखिएगा, जिस भी तरह का ओपरेन हेल्डन। अब हम यहाँ पे उतना आप लोग को जो मेन बात मुझे समझाना था वो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, ठीक है। जैसे यहाँ ओपरेन और हेल्डन का ले लो, तो सबसे पहले बोला था ओपरेन हेल्डन कि लाइफ कहाँ पे शुरू होता है, ठीक है, और तो जाहिर सी बात है पानी में होता है। अब पता चला कि पानी में होता है तो ऑपरेन हेल्डन का जो वो पूरा दिया हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, चैप्टर नंबर 4 में दिया हुआ है। फिर आ जाओ एक नेक्स्ट सवाल में बोल रहा है कि घोड़ों का फॉसिल, यानी जो घोड़ों का जो पूर्वज थे, ठीक है, सबसे पुराना पूर्वज कौन सा था, तो बाबू सबसे पुराना पूर्वज तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या उसको बोलते हैं, एकस नहीं, एकस तो मॉडर्न होता है, सबसे नया वाला को इयोहिप्पस, ठीक है, सबसे पुराना। तो एक चीज़ समझ में आया कि जब ये पूछ सकता है तो मुझसे घोड़े के बारे में तमाम उसके हॉर्स का पूरा फॉसिल भी पूछ सकता है। जब हमसे ये पूछ सकता है तो पूरा पूछ सकता है, अगर वो पुराना पूछ सकता है तो नया का भी पूछ सकता है। इसका मतलब मुझे पूरा का पूरा हॉर्स का एवोल्यूशन पढ़ना होगा। और हमको एक चीज़ ये समझ में आया, अरे भाई जब हॉर्स से सवाल कर सकता है इस चैप्टर का, तो इस चैप्टर में सिर्फ हॉर्स तो नहीं है, हॉर्स के अलावा और भी चीज़ें आएंगी, तो वो भी हमको पढ़ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेमार्क का थ्योरी आ गया, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। तो ये लेमार्क की थ्योरी थी, डार्विन की तो थी नहीं। तो इससे एक बात समझ में आ गया, ये भी तुम्हारा एवोल्यूशन का चैप्टर का बाबू, किसका है, चैप्टर 4 एवोल्यूशन का। तुरंत समझ में आ गया कि जब इस तरह से पूछा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्क का, तो लेमार्क का थ्योरी सिलेबस में है हमारा, तो जो भी लेमार्क का थ्योरी होगा सब पढ़ लेंगे, कुछ भी आ सकता है। और जब बात लेमार्क की है तो डार्विन का भी सिलेबस में दिया हुआ है, तो जो बच्चा किताब पढ़ता है उसको पता होगा डार्विन के बारे में भी चैप्टर 4 में दिया हुआ है। तो चुपचाप से डार्विन के बारे में भी जाके अच्छे से जो भी उसका लॉ था, नेचुरल ऑफ सिलेक्शन थ्योरी वगैरह जो भी था वो सब पढ़ लेना। तो इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहे हम लोग एक क्वेश्चन से बहुत सारा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ जैसे कि ये हो गया आपका, ठीक है, विच ऑफ द फेज, इसमें से कौन सा जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज नाइट्रोजन साइकिल में, इसमें से असल में नाइट्रोजन साइकिल के कुछ 4-5 फेजेस होते हैं। उन 4-5 फेजेस में बोल रहा है ये वाला जो स्यूडोमोनास बैक्टीरिया है ये किसके साथ, कौन से किसके साथ कनेक्टेड है। अगर सिर्फ आप आंसर पे ध्यान दोगे तो ये डीनाइट्रिफिकेशन के साथ कनेक्टेड है। किसके साथ कनेक्टेड है, डीनाइट्रिफिकेशन। जब वापस जो है वो अमोनिया वापस से नाइट्रोजन गैस जो है एटमॉस्फेयर में चले जाता है, वही डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस होता है जो तो इससे ये समझ में आया कि चैप्टर 5A का मुझे ये नाइट्रोजन, एक सेकंड, मुझे नाइट्रोजन साइकिल का टॉपिक मिल गया जो कि चैप्टर 5A पूरा ही है, नाइट्रोजन साइकिल। तो एक बात समझ में आ गया कि अगर हम नाइट्रोजन साइकिल पढ़ेंगे तो ये सब तमाम चीज़ें हम पढ़ेंगे, और जब तमाम चीज़ें पढ़ेंगे तो सवाल इससे आए, इससे आए, इससे आए, इससे, उससे आपको क्या मतलब है। हम जब पूरा पढ़ेंगे तो मुझे इसको भी याद रहेगा, इसको भी याद रहेगा, इसको भी याद रहेगा, इसको भी याद रहेगा। तो टॉपिक इस तरह से एक एक करके पढ़ते चले जाना, ठीक है। मेरे ख्याल से हम ज़्यादा उतना बकेंगे नहीं, टॉपिक तो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन क्लियर हो ही गया है। अब हम बाकी का सिर्फ आंसर आप लोगों को बोल दे रहे हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा बोलेंगे, टॉपिक तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो बाबू 1.14 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका कहाँ हो जाएगा बेटा आपका,
असल में ये सी होगा, यहाँ पे मिसिंग आ गया है, इसका ऑप्शन सी होना चाहिए था। सी में इसका ऑप्शन असल में दिया हुआ है किताब में भी, आप लोग किताब में नहीं, इसका आंसर अगर आप करिएगा तो न्यूक्लिएटेड मतलब जो है ना न्यूक्लियस, मतलब देखो याद रखना न्यूक्लियस के बगैर होता है आरबीसी। आरबीसी ओवल भी होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा फैल भी सकता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिस हो गया, वो वाला आंसर होगा। तो तुमको तुरंत पता चल गया कि आरबीसी कैमिल का जो है ऊँट का मुझे क्या पढ़ना है, एडेप्टेशन पढ़ना है चैप्टर 4 से। जब ऊँट के बारे में मुझसे ये पूछ सकता है तो ऊँट के बारे में और भी चीज़ें पूछ सकता है, तो हम ऊँट के बारे में और पढ़ लेंगे। फिर यहाँ पे आया क्रायो प्रिजर्वेशन बाबू, इसका आंसर होगा -196 डिग्री। ये भी आप ये भी आप लोगों का, ये लाइफ साइंस का कौन सा चैप्टर उसका नाम है, लाइफ साइंस का 2 क्या है बी में, उसमें आप लोगों को शायद मिल जाएगा ये, ठीक है, एक बार देख लेना। इसी तरीके से 2.1, तो याद रखिएगा एक बीमारी होती है, क्या नाम है इस बीमारी का, नाम है ऐसे, सुना भी होगा आप लोगों ने, ठीक है, गोइत्रे। तो सवाल ये है कि याद रखिएगा कि जब सवाल टॉपिक क्या मिला पढ़ने को, टॉपिक ये मिला थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड। तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं या उनसे जो हार्मोन निकलता है, आप हम लोग हार्मोन्स के लिए तो यहीं पे एक बेस्ट बात बता दे रहे हैं, हार्मोन को कैसे करना है। चाहे प्लांट का हार्मोन हो, चाहे एनिमल का हार्मोन हो, ठीक है, आपको याद ये रखना है कि अगर आप प्लांट पढ़ रहे हो, ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर आप प्लांट पढ़ रहे हो तो प्लांट का याद रखना कितने तरह के, कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के हार्मोन्स होते हैं, और वो हार्मोन्स कहाँ कहाँ से निकलते हैं, और उन हार्मोन्स का याद रखना यूज़ क्या है, और उसके ज़्यादा निकलने से क्या प्रॉब्लम होगा, कम निकलने से क्या प्रॉब्लम होगा। बस यही हार्मोन्स में पढ़ना है और कुछ नहीं। अब देखिए एक बात आप लोग सब दिमाग में बैठा के रखिए, क्वेश्चंस के थ्रू जो आप टॉपिक पढ़ोगे उससे बेस्ट स्ट्रेटेजी और कोई हो ही नहीं सकता, ये बात दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है। 2.2 का जो आंसर है उसको बोलता है 8 फैक्टर, ठीक है। हेमोफीलिया कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो फैक्टर 8, कौन सा फैक्टर, फैक्टर 8 से होता है, ठीक है। 2.3 में बोला कौन दिया था नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, सबको पता है डार्विन दिया था। मॉडर्न हॉर्स का नाम क्या है, तो अभी थोड़ा देर पहले आया था नाम, क्या नाम था, इक्कस, याद रखिएगा उसका स्पेलिंग क्या है, EQWS, इक्कस। फिर बोलेगा नेचर ऑफ क्या दिया हुआ बाबू, नेचर ऑफ पैथोजिन कॉजिंग कोलेरा। कोलेरा असल में किस तरह की चीज़ से कोलेरा फैलता है, तो बाबू बैक्टीरिया से फैलता है, ठीक है। कैक्टस का जो मॉडिफाइड स्टेम ऑफ कैक्टस इज नॉन एज मॉडिफाइड इसको हम लोग फाइलोकॉट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, PHYLLOCLADES, ठीक है, DES। अब आप लोग जब कैक्टस में जाइएगा चैप्टर 4 बी में जाइएगा एडेप्टेशन में, तो आपको तुरंत पता चल गया कैक्टस दिख रहा है, तो जाके पूरा कैक्टस के बारे में जो किताब में दिया हुआ उसको पढ़ लीजिएगा, टॉपिक मिल गया आपको, ठीक है। इस तरह से और भी आपका 2.7, तो बाबू 2.7 का आपका आंसर सुन लीजिए क्या होगा, रेटिना के रॉड सेल्स रंग पहचानने में नहीं, ये बात झूठ है, ये ट्रू फॉल्स का सवाल था, तो ये बात झूठ है, ऐसा नहीं होता है। फिर 2.8 में दिया है कि 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस इन F2 मेंडल। अब देखो यहाँ से भी तुमको एक तो टॉपिक मिल गया कि मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है और उसका F2 जनरेशन। तो भाई मेंडल के जितने भी क्रॉस है, जितने भी F1 जनरेशन हो, F2 जनरेशन हो, ये चैप्टर 3 का टॉपिक है, ठीक है। तो मुझे उसमें गैमेट्स के बारे में पढ़ना है, असल में 4 ही तरह के गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो ये ट्रू होगा, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है आपका बेटा 2.9 दिया हुआ है, ये भी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है कि जो क्या दिया हुआ है, डायबिटीज़ इंसिपिडस वाले इंसान में डाइल्यूट यूरिन ज़्यादा निकलता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो अब जब आप जाओगे तो ये जाहिर सी बात है, ये आपका 1.3 में है इसका आंसर, ये 1.3 चैप्टर का है। और ये आपका पॉल्यूशन, ये जो 2.10 है ये आपका पॉल्यूशन चैप्टर है। 5 जाके एक बार देख लेना 5B में है या 5C में है लाइफ साइंस का पॉल्यूशन, जहाँ पे एयर का पॉल्यूशन है, साउंड का पॉल्यूशन है, वाटर का पॉल्यूशन है, नॉइज़ पॉल्यूशन है, वो सारे पॉल्यूशन के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो 2.10 का जो आप लोग का आंसर होगा याद रखिएगा, ये भी फॉल्स होगा, ठीक है, ये भी फॉल्स होगा। चलिए हेमोफीलिया ए को हम लोग क्या रॉयल डिजीज़ बोलते हैं, तो याद रखिए हाँ हेमोफीलिया को हम लोग रॉयल डिजीज़ बोलते हैं। 2.12 का सुन लीजिए
कि 2.12 का क्या आंसर होगा, तो ये भी सुन लीजिए, ये भी फॉल्स होगा। याद रखिए, इन घोड़ों का और इंसानों का जो सामने वाला हाथ है वो एनालॉगस ऑर्गन नहीं होता है। तो एक तो टॉपिक यहाँ मिल गया रे भैया, एनालॉगस ऑर्गन। अब एनालॉगस ऑर्गन के बारे में जो है वो पढ़िए, और जिसको पता है एनालॉगस तो वो होमोलोगस ऑर्गन भी जानता होगा कि होमोलोगस ऑर्गन भी पढ़ना है। जिसको होमोलोगस पता है उसको ये भी पता है कि हमारे सिलेबस में वेस्टिजियल ऑर्गन है, तो भाई वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में भी पढ़ लेना है। जब इससे सवाल आ रहे तो इससे भी आ सकता है। अब मैचिंग वगैरह है, मैचिंग का आंसर ऑलरेडी मैंने करके रखा है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया था तो मैचिंग का आंसर मैंने करके रखा है, तो आप लोग ये पूरा देख लीजिए पहले से, ठीक है। अब ये एक तरह का सवाल आता है कि इनमें से सबसे अलग कौन है। जैसे अपेंडिक्स है, मेम्ब्रेन है, थर्ड मोलर टीथ है और हार्ट है। याद रखना ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन, देखो अभी हम ऊपर में बोले थे ना वेस्टिजियल, ये तीनों वेस्टिजियल ऑर्गन है। हार्ट तो ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है। वेस्टिजियल ऑर्गन जो पहले काम का था अब काम का नहीं है हमारे बॉडी में, बट कोई काम का नहीं है, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल। तो हार्ट तो हमारे काम का है भैया, पहले भी था अभी भी और काम का है, तो ये सबसे अलग है। बोल रहे हैं कि जो थैलेसीमिया का पेशेंट है, ठीक है, ठीक है, ये जो बोल रहा है हेमोथीलिया का जो पेशेंट है बाबू, तो बोल रहा है इसमें खून की कमी क्यों हो जाती है, तो ये ना हेमोग्लोबिन कम बनाता है। थैलेसीमिया वाला जो लोग पेशेंट होता है ना, ये लोग कम खून बनाता है, इसीलिए ये बीमारी हो जाती है। तो देखो थैलेसीमिया फिर से आया, तो हमें पता है थैलेसीमिया पढ़ना है, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ना है, हेमोफीलिया पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे फिलअप वगैरह दिया हुआ है, राइट द सर्वे ऑफ द बिग, देखिए असल में 2.21 का अगर आप आंसर करिएगा तो ये आएगा रेक्ट्रीसेस होगा। ये थोड़ा सा ज़बरदस्त सवाल आ गया है, इसका आंसर होगा रेक्ट्रीसेस। और याद रखिएगा ये आपको पीजन जब आप जाइएगा, पीजन बोले चैप्टर 4 में जाइएगा, उसका आंसर आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। और भी इससे जो भी टॉपिक होगा आप पढ़ लीजिएगा। सेल डिवीज़न का क्या फ़ायदा है, तो जब आप अलग अलग तरह का होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, तो माइटोसिस के बारे में दिखा, सिग्निफिकेंस पूछा तो आप माइटोसिस पूरा पढ़ लेना, ठीक है। इस तरह से और भी बहुत सारे सवाल हैं। कोई भी तरह का कन्फ्यूज़न होगा, ये मैंने पूरा एक सेट आप लोग के सामने रखा। बोला एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जांपल दे दो बाबू, तो कोई भी एक बैक्टीरिया हम दे देते हैं, नाइट्रोबैसिलस दे देते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, नाइट्रोबैसिलस। एक ही साथ है, जगह नहीं तो तुम लिख दिए। तो इस तरह से मेरे ख्याल से तुम लोग को एक तो चीज़ समझ में आ गया होगा, एक चीज़ पूरा क्लियर हो गया होगा कि हाँ इस तरह से हमें पेपर करना है। तो मैंने पहले बता दिया क्या करेगा, सेम इसी तरीके से 17 का पेपर उठाएगा कंप्लीट करना, ठीक इसी तरीके से 18 का पेपर उठा के कंप्लीट करना, 19 का पेपर उठा के कंप्लीट करना, और लाइन से एकदम करते चले जाना। अरे ये क्या आ गया भैया, ये क्या आ गया रिकॉर्डिंग में, ये मेरा रिकॉर्डिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग को एक चीज़ क्लियर हो गया। और इसी तरीके से एग्ज़ाम में याद रखना, एक भी ट्रू पता चले, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया, सारे में फॉल्स मानना, एक में भी फॉल्स पता चले सारे में ट्रू मानना, ठीक है। और अगर मान लो 15 MCQ आया, 15 MCQ में तुमको 5 MCQ मालूम है, चलो हम कम लेके चले, तुमको बस क्या और कम लेके चल रहे, 4 ही MCQ तुमको पता है। एक में मान लो ए आ गया, 2 ठो में बी आ गया, एक ठो में मान लो टी आ गया, तो बाकी सब में क्या कर देना सी। इसी हिसाब से आप खुद ही दिमाग लगाना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, उस तरह से कर देना बेटा। फेल वेल तो कोई ऐसे भी होने वाला नहीं है, लाइफ साइंस बहुत ईजी है। कुछ कन्फ्यूज़न कोई भी तरह का डाउट होगा हमसे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, उसमें ज्वाइन हो जाना, उसमें देख लेना। चलिए ठीक है, कल फाइनल एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपना सब ध्यान रखिए। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे।